So, hello everyone, welcome to our channel, The Sports Stage, where we just talk about sports. So, Dronacharya was Pandava's teacher who taught Pandavas the skill to fight and they became great warriors. Similarly, we have Mr. Gurcharan Singh with us, the great cricketer and the coach of international cricketers. He was also my coach when I was in 8th standard. Good. He recently received Padma Shri Award and he's also a recipient of Dronacharya Award in the year 1987. Correct. Namaskar, sir. Namaskar. Thank you so much for coming to our show and giving us that time to talk to you. No, it's a privilege. It's a privilege having a word with you. And the other privileges of spending this time. You came all the way. I feel really honored. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. तो सर मैं पहला पूछना चाहूँगा, मैं आपको बहुत साल से देख रहा हूँ, आज मैं शायद आपको 14 साल बाद मिल रहा हूँ. ठीक है. लेकिन ये एनर्जी जो आप में है कि 4 बजे आज भी आप 90 साल की उम्र में ग्राउंड में आते हैं, ये एनर्जी आप में कहाँ से आती है? मैं 90 नहीं हुआ, अभी मैं 88 हूँ. ये एनर्जी ग्राउंड से ही आती है बस. क्योंकि घर में ज़्यादा से ज़्यादा या तो रात को सोने को जाता हूँ या दोपहर के 4-5 घंटे जो गर्मी के होते हैं ना, वो काटने जाता हूँ. बाकी का टाइम ग्राउंड में ही रहता हूँ. तो मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि लड़कों को देख देख के और ग्राउंड में रह के ही एनर्जी मिलती है. और फिर पेरेंट्स, आप जैसे प्रेस पीपल, चैनल वाले या इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, तो मेरे को भी एनर्जी मिलती है कि वाई शुड नॉट आई कीप गोइंग एज लॉन्ग एज आई कैन. इंस्पायरिंग सर, इंस्पायरिंग. बिकॉज मेरे को अभी भी याद है जब मैं द्रोणाचार्य अकेडमी खेलता था यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो जो नेट्स थे थोड़े से नीचे थे उस समय, थोड़े से नीचे उतर के जाना पड़ता था. तो मुझे अभी तक याद है आप भाग के चढ़ते थे और भाग के उतरते थे वहाँ से. तो मुझे लगता था तब आपकी उम्र 14 साल पहले हो गई, तभी भी काफ़ी उम्र थी, लेकिन आप तभी भी काफ़ी यंग लोगों के साथ एक्टिव थे उस समय भी. अभी मैं यंग के साथ रहता हूँ. मैं भागता नहीं यंग के साथ, लेकिन चलता यंग के साथ जरूर. इंस्पायरिंग सर. तो सर एक बार आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं. हाँ. कि आपका कहाँ से क्रिकेट खेलना स्टार्ट हुआ, आप कहाँ से बिलोंग करते थे, क्रिकेट कैसे स्टार्ट करा खेलना आपने? ये स्टोरी तो बड़ी लंबी है, तो चलो मैं शुरू करता हूँ. हाँ. ऐसे देखो, आई बिलोंग टू दी पाकिस्तान और रावलपिंडी के कुछ 70 किलोमीटर इंटीरियर में मेरा गांव था जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ. तो बचपन से ही सबको कोई ना कोई शौक़ होता था, लेकिन उन दिनों में गांव में या तो कुश्ती खेलती थी या कबड्डी होती थी या फिर वॉलीबॉल खेलता था. तो मैं शाम को वॉलीबॉल खेलने जरूर जाता था. हालांकि वहाँ सीनियर लोग भी खेलते थे, लेकिन मेरे को वो अपने साथ खिला लेते थे और मुझे भी ये नहीं पता भी क्यों खिला लेते थे. और अगर मैं किसी दिन नहीं भी आता था ना, तो दूसरे दिन मुझे कल क्यों नहीं आया आप. तो मेरे को बड़ा इस बात में इनकरेज मिलता था कि यार आई एम नॉट एनीथिंग अनवांटेड विद देम. तो मेरे पेरेंट्स जब कभी रावलपिंडी जाते थे ना, फादर मेरे, और सब बच्चों से पूछते थे, मेरे दो बहनें भी हैं, तो पूछते थे भी आपके लिए क्या लूँ. तो सब अपनी अपनी कोई ना कोई डिमांड रखते थे. तो मैं उनको कहता था मेरे को वॉलीबॉल ले आया करो. तो मेरे लिए वॉलीबॉल ले आते थे. उस वॉलीबॉल को मैं शाम को तो खेलता था, लेकिन दिन को भी घर में मैं दीवार के साथ, जैसे आजकल ट्रेनिंग बॉल बनी होती हैं, ऐसे करके खेलता रहता था. और जब 1947 में पार्टीशन हुई तो मैं पटियाला आ गया. पटियाला आके मेरे स्कूल में जिसमें मैंने एजुकेशन स्टार्ट की ना, वो स्कूल 8वीं तक ही था. तो मैंने 7वीं में आके वहाँ पर एडमिशन ली और वहाँ हॉकी खेलती थी, तो मैंने हॉकी खेलनी शुरू कर दी. तो वहाँ भी ऐसा कुदरत ने बल दिया है कि फिर मैं सीनियर के साथ ही हॉकी खेलता था. अब मुझे नहीं पता था ना कि बाद में ये मेरे को पद्मश्री मिल जाएगी या द्रोणाचार्य मिल जाएगा या मैं ये हो जाऊँगा. मैं तो अपना एक बच्चे की तरह बड़ों में घूमता रहता था और सबके साथ हाँ जी उनके बैग उठाने, उनके साथ मिलके चलता था. तो 47 में पार्टीशन जब पटियाले आ गए तो स्कूल में हॉकी हुई, मैंने हॉकी खेलनी शुरू कर दी. तो 1 साल के बाद जब मैंने 8वीं पास कर ली वहाँ से, अब वहाँ स्कूल में 8वीं क्लास के बाद जैसे स्कूल शिफ्ट करना था, तो मैं सिटी हाई स्कूल पटियाला, एक गवर्नमेंट का स्कूल था,
नाउ इट इज़ नोन एज मल्टीपर्पज़। तो उसी स्कूल में मैं आ गया। स्कूल में मैं 1 साल खेला। जब मैं 9th में आया तो हमारे जो हेडमास्टर थे ना, तीरथ सिंह वासु, वो क्रिकेट के बहुत शौकीन थे। वो शौकीन खाली नहीं थे, उनको अंदर समझ थी क्रिकेट की, या वो अपने टाइम पे क्रिकेट खेले थे या क्या, ये मेरे को नहीं पता। लेकिन उन्होंने अचानक क्या किया कि 1 साल के बाद मेरे को स्कूल टीम का कप्तान बना दिया, इग्नोरिंग सो मेनी सीनियर्स। तो काफ़ी सीनियर जो 4-5 लड़के थे वो नाराज़ हो गए, 2-2 दिन स्कूल नहीं आए। लेकिन हेडमास्टर तो हेडमास्टर ही है, ही स्टिक टू हिज वर्ड। सीनियर बॉय भी फिर 2-3 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके आगे। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड क्रिकेट ओवर देयर। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो कोच थे ना पटियाला के, पटियाला में जो कोच थे बारादरी महाराज के ग्राउंड में, वो हमारे स्कूल में भी कोच करने आते थे। तो महाराज ये जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है ना, इनके फादर थे यादविंद्र सिंह। अच्छा। मैं 52-53 की बात कर रहा हूँ। तो वो हमारे जो कोच थे वो 3-4 लड़के महाराज को बॉलिंग करने के लिए, महाराज के साथ फील्डिंग करने के लिए ले जाते थे। तो ऐसे करके मैं वहाँ आता जाता रहता था। तो करते करते क्या हुआ कि 53 में लाला अमरनाथ भी नहीं आ गए थे, वो पहले ही आ गए थे, 52 में आ गए थे। तो लाला अमरनाथ थे, महाराज थे। तो रणजी ट्रॉफी का मैच आ गया हमारा दिल्ली के साथ। अच्छा। तो वे हम 3-4 लड़के स्कूल के खड़े थे और बाकी सब राजे थे, राजा बलेंद्र सिंह, राजा कर्णेंद्र सिंह, राजा नालागढ़, ऐसे करके सारे राजे थे, और हिजाइनस पटियाला, ये सब थे। तो जब वो टीम बनने लगी तो थोड़ी देर में लाला अमरनाथ ऐसे करके एक पेपर ले आए, कहने लगे हिजाइनस 9 तो राजे हैं, सारे खेल रहे हैं, और 10वां हमारे पास कोच है रामकिशन इन लड़कों का, और हमें इन लड़कों में से एक लड़का लेना है। तो महाराज ने, क्योंकि मैं जाता था उनको तकरीबन बोल्ड करता था, गिने मैंने करके, आई वाज वेरी इम्प्रेस विद मी। तो वो कहने लगे सरदार जी का नाम लीजिए। तो दिस इज हाउ बाई चांस इन 53 में मेरा फर्स्ट रणजी ट्रॉफी आया और मैं वो खेला। खेला तो दिल्ली के 2 बेस्ट बैट्समैन लिटल और बोबो, उनके असली नाम तो याद नहीं है, लेकिन वो दोनों भाइयों को मैंने आउट कर दिया रणजी ट्रॉफी में। बस उसके बाद क्या था, यू हैव एस्टैब्लिश योरसेल्फ। मैंने लौट के फिर पीछे नहीं देखा। उसके बाद 17 साल क्रिकेट खेला हूँ। 53 में स्टार्ट किया, 69 में जब नेशनल स्टेडियम में मेरी एज ए कोच पोस्टिंग हो गई ना, तब मैं जाके फिर खेलना छोड़ा। फिर मैं लड़कों के साथ खेलना शुरू कर दिया, और जिंदगी में रेलवे में लेकर और इस दौरान में क्या हुआ कि मैं रेलवे में, मेरे को नौकरी मिल गई 58 में। तो मैं रेलवे से परमिशन लेके अपनी स्टेट से खेलता था। स्टेट ने मेरे को बाद में कप्तान बना दिया सदर्न पंजाब में। अब 1 साल ऐसा आया कि मैंने रेल के खिलाफ ही 100 रन कर दिए। अब मैं रेलवे का एम्प्लॉय था, उनसे परमिशन लेके उधर से खेलने जाता था, तो उनके खिलाफ जब 100 हो गए तो बेसिकली दे वर नॉट हैप्पी कि इसको परमिशन दी जाए। तो उन्होंने मेरे को बुला के कह दिया कि इसके बाद हम आपको परमिशन नहीं देंगे। लेकिन वो जो खिदर रामन थे ना हमारे मैनेजर, वो वेरी नाइस मैन। तो मैंने उनको जाके रिक्वेस्ट की कि सर आप इस तरह का कोई डिसीजन मत लो, क्योंकि यहाँ तो मैं कप्तान हूँ, और वहाँ तो ऑलरेडी 7 इंडियन क्रिकेटर खेल रहे हैं। लाला मना, दत्तू फटकर, भावसाहब नेवालकर, नारी कंट्रैक्टर, बुद्धि कुंद्रम, वसंत रंजने, ये सब इंडिया के प्लेयर थे उस वक्त। तो मैं कहा यहाँ तो मेरी टीम में वारी नहीं आएगी, यहाँ मैं कप्तान हूँ। खैर वो कहने लगे आप यू डोंट वरी, आई प्रॉमिस यू आई विल मेक यू टू प्ले। एंड ही रियली स्टूड अप टू हिज प्रॉमिस एंड मेड मी टू प्ले। लेकिन जिस मैच में मैं पहले साल, बिकॉज आई वॉज मोर ए बॉलर एंड फील्डर देन ए बैट्समैन, तो जब पहले साल मैं खेला तो मेरा बैटिंग में नंबर 11 आया। बट टू मेक इट ए शॉर्ट कट विद द कोर्स ऑफ टाइम कम इवन इन इंडियन रेलवेज आई वॉज कमिंग एज ए बैट्समैन नंबर 6। तो
बस रेलवे की सर्विस के दौरान में ही रेलवे ने मेरे को पटियाला भेज दिया 61 में कोच बनने का कोर्स करने के लिए। लेकिन उससे पहले 58 में लाला अमरनाथ ने मेरे को रिकमेंड किया, जो प्रिंस दलजीत सिंह जी जिनके नाम पे रानी ट्रॉफी चलते, जो सारी उम्र इंग्लैंड रहे हैं एंड ही वाज नोन इन क्रिकेट इन इंग्लैंड। वो भी महाराजा रंजीत सिंह के और आदमी थे सब अपनी जनरेशन में। तो उन्होंने 58 में एक राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम का कैंप लगाया था। लाला जी ने मेरे को भेज दिया था कोच बनने के लिए। तो मैं वहाँ 21 दिन का कोर्स करके आ गया था। वाई बिकेम ए क्वालिफाइड कोच, बट आई कंटिन्यू टू सर्विंग रेलवेज। तो जब 69 में नेशनल, एट दैट टाइम इट वाज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, नाउ इट इज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो उन्होंने एक पोस्ट एडवर्टाइज की नेशनल स्टेडियम के लिए क्रिकेट की। उसमें और लोगों ने भी अप्लाई किया और मैंने भी अप्लाई किया। तो शास्त्री भवन में हमारी इंटरव्यू हुई। जब मैंने ऐसे मेरिट लिस्ट पढ़ी ना, तो सबसे नीचे मेरा नाम था, नंबर 8। बाकी जितने लोग थे सब किसी ने एम एड किया हुआ, किसी ने बी एड किया हुआ, कोई 2 साल रानी ट्रॉफी खेला हुआ, ऐसे करके थे। तो क्योंकि आई वॉज ए मैट्रिकुलेट उस टाइम पे, तो मैंने सोचा मेरी तो बारी आएगी नहीं यहाँ पे। जब सब इंटरव्यू के लिए गए, इंटरव्यू ख़त्म हुई तो जो वो पटियाला से क्लर्क आया हुआ था ना, भाई काम अक्सर लोगों में तो डिसीजन लेने होते हैं, और क्लर्क लोग तो लिखते ही हैं। वो पटियाला से आया हुआ था, मैं भी पटियाला से था। तो मैंने उससे कोई पूछा कि यार सिलेक्शन का क्या हुआ हमारी का। फिर उसने मेरे को सारी स्टोरी बनाई कि सब जो सेलेक्टर थे, कोई किसी को प्रपोज कर रहा था, कोई किसी को प्रपोज कर रहा था, कोई किसी को। लेकिन जो चेयरमैन थे ना रंगा रामानुजम, जो सेक्रेटरी भी थे राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम के, तो कहता उन्होंने सबको कह दिया तुमको लिफाफे चाहिए तो ये सब है, लेकिन अगर एक क्रिकेटर और कोच चाहिए तो फिर यही सरदार है। क्यों इसने इतने साल रणजी ट्रॉफी खेल ली, इतने साल रणजी ट्रॉफी, और ये पढ़ा लिखा नहीं है पर क्रिकेटर कंप्लीट है। बस दिस इज हाउ आई गॉट द जॉब एंड माय करियर एज ए क्रिकेट कोच स्टार्टेड। इस दौरान में मैं कुछ ना कुछ करता ही रहा। मालदीव चला गया, हर साल बच्चे लेके इंग्लैंड जाता था। मतलब आप देख लो 85 से लेके 14th वाज अवर लास्ट ट्रिप। तो जितने बच्चे नेशनल स्टेडियम में अच्छे थे ना, मनिंदर सिंह, कीर्ति आज़ाद वगैरह वगैरह, ये सब छोटे छोटे थे ना, छोटे छोटे लेके चले जाते थे। तो इतने साल जाते रहे, उसी दौरान में सारा कुछ मिला मेरे को वहाँ से। दिस इज़ हाउ आई बिकेम द कोच। और बाद में फिर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक पोस्ट अनाउंस की। मेरी एक लाइफ टाइम एम्बिशन थी कि वैसे स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया में भी मेरे को डिपार्टमेंट की तरफ से डायरेक्टर कम चीफ कोच था पेस बॉलिंग एकेडमी ग्वालियर के। लेकिन मेरे यहाँ की एक एम्बिशन थी टू बिकम द नेशनल कोच। लेकिन उससे पहले 77 to 83 5 साल मैंने एज ए जोनल कोच काम किया। जोनल कोच का मतलब कि इंडिया में 5 जोन हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, सेंट्रल, ऐसे करके। तो मेरे को नॉर्थ का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मेरे को नॉर्थ जोन का कोच अपॉइंट कर दिया। वो मिस्टर अधिकारी हमारे चीफ कोच थे, हेमू अधिकारी। आपने नाम सुना होगा उनका? हाँ, सुना है। इंडिया के कप्तान रहे हैं, वन ऑफ द वेरी लीडिंग कैप्टन एंड बैट्समैन एंड लेसर आई से बैटरी। तो जब वो रिटायर हुए ना, तो फिर ये पोस्ट वैकेंट में हुई चीफ कोच की। तो मैंने उसमें भी अप्लाई कर दिया। उसमें भी बड़े आबिद अली और देश प्रेम आज़ाद साहब और कई बड़े बड़े क्रिकेटर आए, टेस्ट क्रिकेटर, जिनके मेरे को मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहता आए। लेकिन टू माय गुड लक कि सबको सुपरसीड करके आई वाज डिक्लेयर्ड नंबर 1। लेकिन आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट। मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त जो मेजॉरिटी कंट्रोल था ना, वो बॉम्बे वालों का ही था। नॉर्थ से कोई बंदा इंडिया नहीं खेल रहा था, कोई कुछ नहीं था। तो दे नेवर वांटेड कि नेशनल कोच एक ऐसा बंदा है जिसका कद 5 फुट 2 इंच हो
और रणजी ट्रॉफी तो खेला हो लेकिन इंडिया ना खेला हो, इस करके वो जो मेरी अपॉइंटमेंट थी ना वो पोस्टपोन होती चली गई। और हर 3 साल के बाद 2 साल के बाद वो उसको फिर अनाउंस कर देते थे कि शायद कोई और बंदा आ जाए। तो मेक इट वेरी शॉर्टकट, 3 इंटरव्यू उन्होंने मेरी की, तीनों में मेरा नंबर 1 आया। फिर उसके बावजूद भी मेरे को अपॉइंटमेंट नहीं मिली। तो इतने में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ मालदीव ने इंडिया को रिक्वेस्ट भेजी कि हमारे को एक 6 महीने के लिए कोच भेजो, हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं खिलती, वी वांट टू स्टार्ट क्रिकेट विद द किड्स। तो मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समझ लो, आप स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया समझ लो, इन्होंने मेरे को मालदीव भेज दिया। मैं मालदीव चला गया। मालदीव चला गया तो उन लोगों को टाइम मिल गया कि अब गुरचरण सिंह इज आउट ऑफ द कंट्री, इस पोस्ट को फिर एडवर्टाइज कर दो। उन्होंने वो पोस्ट फिर एडवर्टाइज कर दी, लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पे मेरे घर लेटर डाल दिया। अच्छा। मेरी वाइफ ने मेरे को वहाँ फोन किया, क्योंकि ऐसे ऐसे बात है, घर में लेटर आया हुआ है और फलां दिन आपकी बॉम्बे में इंटरव्यू है। तो वहाँ के प्रेसिडेंट थे ना अब्दुल कयूम साहब, वो खुद क्रिकेट खेलते थे, रोज़ शाम को स्टेडियम में आते थे जहाँ मैं कोचिंग करता था। अच्छा। तो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर मेरा एक लाइफ टाइम एम्बिशन है टू बिकम द नेशनल क्रिकेट कोच, और ऐसे ऐसे मेरे घर में लेटर आया हुआ है, आई वांट टू गो बैक टू इंडिया एंड अटेंड दैट इंटरव्यू। लेकिन बोर्ड ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं वापस आ जाऊँगा। तो मैंने क्या किया, वहाँ से प्लेन पकड़ के अपना दिल्ली आ गया। दिल्ली में आपके जितनी प्रेस कटिंग थी, क्योंकि प्रेस में कुछ ना कुछ आता ही रहता था, सब अपना बायोडाटा पूरा प्रेस कटिंग, जो मैं आप क्रिकेट खेला था 17 साल, उसकी जो प्रेस कटिंग थी सारी इकट्ठी करके ना सबकी 6-6 कापियाँ करवा दी, क्योंकि 6 सेलेक्टर बैठते थे। तो अपना चुप करके बॉम्बे चला गया। और जिस घर में मेरा स्टूडेंट है रंजीत विचारे करके, उसके फादर थे विंग कमांडर विचारे, तो उनके घर में मैं ठहरा। वहाँ एक मिड डे वाला कोई अखबार वाला था, वो आ गया इंटरव्यू के लिए कि मुझे छापना। मैंने कहा भैया मेरे को ना एक दिन ठहर जा, एक दिन के बाद जो मर्जी छाप देना, मेरी कल इंटरव्यू है, लेकिन किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ आया हूँ। तो मैंने इंटरव्यू के दिन सुबह जैसे 10 बजे का टाइम था ना, तो मैं 9 बजे बिल्कुल अक्रॉस दी रोड एक रेस्टोरेंट है, उसको चांदी वाली थाली और एक रेस्टोरेंट कहते हैं, उसमें अपना बैठ गया। वहाँ अपना कॉफ़ी वॉफ़ी पिए, मुझसे बेचारे मेरे साथ थे। तो जैसे ही 10 बजे 2 मिनट रह गए थे, आई क्रॉस द रोड एंड वॉकड इनटू द बोर्ड ऑफिस बेबॉर्न स्टेडियम में। अच्छा। और चौधरी रणवीर सिंह उस वक्त जो भिवानी वाले हैं ना हरियाणा के, वो सेक्रेटरी थे, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वो सेक्रेटरी थे, और वेंकटरामन साहब मद्रास के प्रेसिडेंट। वो जब 10 में काफ़ी लोग इकट्ठे इंटरव्यू में बुलाए हुए थे आए, तो क्योंकि मेरे को तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आबिद अली बैठा था, और आबिद अली इंडिया खेला हुआ था। तो 15 मिनट के बाद चौधरी रणवीर सिंह बाहर आए, आबिद अली ऐसे आवाज़ लगाई, तो क्योंकि मेरे को जानते थे, आई बिलोंग टू द नॉर्थ जोन। जब मैं नॉर्थ जोन कोच था तो मेरे सारे कैंप तकरीबन हरियाणा में लगते थे। अब हरियाणा के भी वो सेक्रेटरी थे, तो कहते अरे गुरचरण आप आ गए? मैं क्या हाँ जी सर मैं आ गया। तो फिर कहते आबिद आप रुक जाओ 5 मिनट। वो अपना अंदर गए, जाके सेलेक्टरों से बात की होगी कि गुरचरण सिंह तो आया हुआ है। अब इन्हीं सेलेक्टरों ने मेरे को इतने साल नंबर 1 किया, अब के वो कहाँ जाते कैसे करते। तो मैं अंदर गया इंटरव्यू देने के लिए। अब उसमें कुछ सेलेक्टर तो ये कहने लगे कि हम गुरचरण की इंटरव्यू क्या लें, हमने इसको 4 बार इंटरव्यू कर लिया है। लेकिन फिर भी दे ट्राइड इन ए वे, मतलब एक क्वेश्चन किया मेरे पे कि आपकी फैमिली दिल्ली में रहेगी और हम आपको बॉम्बे में पोस्ट करेंगे, तो यू आर गेटिंग मोर सैलरी इन दी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
देन व्हाट वी आर गोइंग टू पे यू, क्योंकि उस वक्त वो कोच की कोई बहुत ज़्यादा सैलरी वाली नहीं, पैसा था ही नहीं बोर्ड के पास बेसिकली। तो मैंने उनको कहा कि देखो मेरी तो लाइफ टाइम एम्बिशन है टू बिकम दी नेशनल कोच, बनाओ ना बनाओ आपकी मर्जी है, लेकिन ये जो मसला ना कि हाउ आई विल मैनेज टू प्लेसेस दैट यू लीव इट टू मी। तो इतने में मैंने क्या किया, वो जो सारा प्रोग्राम था ना सारा उनको बांट दिया, अपना प्रेस कटिंग ये वो, तो वो सब पढ़ने लगे और कई तरह के सवाल किए, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया कि आप बॉम्बे में ये बताओ ना रहोगे कहाँ। तब तक मैं थोड़ा इरिटेट हो चुका था तो मैंने उनको यही कहा ठीक है आप जगह नहीं दोगे, आई विल स्लीप ऑन द फुटपाथ, let the Indian knows that national coach is sleeping on the footpath. Oh, such a audacious answer. तो दिस इज हाउ, थोड़ा पानी हाँ तो चलने दो वीडियो। सर आप बता रहे थे आपकी अपॉइंटमेंट कैसे आप इंटरव्यू देने गए। हाँ इंटरव्यू देने गए तो पूछा भी कैसे रहोगे, तो मैंने कहा ये मेरा पर्सनल मैटर है। फिर वो कर लगे कि आप यहाँ रहोगे कहाँ, तो एज आई टोल्ड यू आई गॉट लिटिल एजिटेटेड, तो मैंने उनको कह दिया कि आई विल स्लीप ऑन दी, इतनी दुनिया बॉम्बे में फुटपाथ पे सोती है, मैं भी सो जाऊँगा, लेट दिस नेशन नो दैट देयर नेशनल कोच इज स्लीपिंग ऑन द फुटपाथ। तो फिर वो सारे ही ऐसे व्हाट ऑडेशियस वर्ड्स हिल गए। फिर एक और उसके बाद एक ने क्वेश्चन किया कि हाउ लॉन्ग यू वांट टू बी द नेशनल कोच, मैं कहा जस्ट फॉर वन डे। कहने लगे व्हाट इज द प्रूफ लाइक फॉर दैट, मैं कहा यू गिव मी द अपॉइंटमेंट लेटर and take my resignation with that and put on the date that you don't want me, I'll go back. ऐसा करके थोड़ा heating discussion में, but ultimately I got the job and stayed there in 86-87 years as a national coach. as a national coach. कपिल देव कप्तान था, रॉजर बिनी, रवि शास्त्री वगैरह 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 सब आपको दिखाऊंगा, मेरे पास पड़ा एक लेटर। सर जैसे इतनी लंबी जर्नी आपकी रही है विद स्पोर्ट्स, बट व्हेन यू स्टार्टेड, जब आपने स्टार्ट करा था तो क्या, जैसा आपने बताया आपके पूरे स्टेटमेंट में कि वॉलीबॉल फादर ला के देते थे वॉलीबॉल आपको, तो क्या आपके फादर ने सपोर्ट करा कि आप क्रिकेट खेलें, स्पोर्ट्स खेलें? स्पोर्ट्स के लिए हर बच्चे को पेरेंट्स ही सपोर्ट करते हैं तो वो बनता है। कोई आदमी कहे ना कि मैं अकेला उठ के बन गया हूँ, एक माँ होती है जो उंगली पकड़ा के ना सीढ़ियाँ पहले चलाती है फिर सीढ़ियाँ चढ़ाती हैं। मिल्खा सिंह की माँ को ये नहीं पता था कि बाद में वर्ल्ड नंबर 1 हो जाएगा और मिल्खा सिंह हो जाएगी, लेकिन एक दिन उसकी माँ या बाप ने उसको उंगली पकड़ के चलाया होगा। तो दिस इज हाउ द सपोर्ट ऑफ द पेरेंट्स इज मस्ट। अभी देखो पेरेंट्स बैठे हैं, उठ के गए हैं, तो पेरेंट्स शुरू में तो पेरेंट्स का पार्ट जो बहुत बड़ा होता है। यहाँ जब आज जो बड़े आएंगे ना, कल जब छोटे आएंगे तो आप देखना पेरेंट्स की भरमार होगी शाम के वक्त, सब पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं या लेके जाते हैं। लेकिन सर जब जैसे मेरे पेरेंट्स, जब मैं खेलता था आपकी अकेडमी में खेलता था, मैंने बाकी जगह खेला था मैं, तो पेरेंट्स को बहुत ही लगता था कि क्रिकेट खेलेगा तो फ्यूचर नहीं बनेगा। कि पेरेंट्स को कैसे डील कर सकते हैं, पेरेंट्स या बच्चे अपने माँ बाप को कैसे समझा सकते हैं? बिकॉज मैंने आपका इंटरव्यू सुना था, जैसे मनिंदर सिंह की कहानी थी उसमें कि उनके पेरेंट्स भी अलाउ नहीं कर रहे थे, नहीं कभी भी। तो फिर आपने उनके भाई से बात करी, मेरे ख्याल से बड़े भाई से बात करी। पहले फादर से की, उसने मना कर दिया। हाँ, फिर उसके भाई को जाके मिला, उसको कहा कि यू कैन, बड़ा बेटा जो घर में होता है ना वो सेकंड इन कमांड होता है। तो मैंने फिर उसको समझाई सारी बात, उसने फिर अपने डैड को कन्विंस किया था हाउ ही वाज अलाउड टू प्ले क्रिकेट। सो अभी भी ये सिचुएशन आती है आपकी लाइफ में? नहीं, नाउ सिचुएशन इज एब्सोल्युटली चेंज। अच्छा, वो टाइम था कि लोग बच्चों को खेलने नहीं देते थे, कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे होगे खराब। लेकिन अब इट इज नो अदर वे राउंड। अब तो पेरेंट्स लेके आते हैं और एक दिन बच्चे को बैटिंग ना मिले तो घर से फोन कर दिया, आज मेरे बच्चे को बैटिंग नहीं मिली सर। नो सिचुएशन इज क्वाइट चेंज।
सो सर जब आप खेलना स्टार्ट कर रहे थे, जैसे हमारे जब मैंने खेलना स्टार्ट करा, सचिन तेंदुलकर इंस्पिरेशन था, वीरेंद्र सहवाग थे, आप जब खेलना स्टार्ट करा तो आपके इंस्पिरेशन कौन थे? ऐसा कौन सा प्लेयर था उसको आप दिखते थे? मैं लाला अमरनाथ के साथ रहा ना, उन्हीं को देखता रहता क्योंकि लाला जी उस वक्त इंडिया के सिलेक्टर थे, वॉज चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिटायर हो गए थे और रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे। लाला जी को देखते थे। फिर जो राजे थे ना, दे वर ऑल कोच्ड बाय द इंग्लिश कोचेस, और सब सीधा खेलते थे। हम उनको, भाई क्रिकेट तो सीखने के दो ही तरीके हैं, या तो आप कान से सुन लो, somebody should tell you ऐसे नहीं खेलो, ऐसे नहीं भला, ऐसे नहीं पकड़ो, ऐसे पकड़ो, और यू कैन लर्न इट थ्रू योर आईज। दूसरे को देख के यार देखो वो कैसा सीधा खेल रहा है या कैसे पीछे आ रहा है बॉल के, मतलब these are only two things which just go to the brain and that works. सो मतलब जितनी लर्निंग आपकी हुई बाय द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन हुई, बाय आईज और बाय हियरिंग फ्रॉम ईयर्स, Playing with all the class of people. भाई अगर मैं पटियाला से खेलता था तो दिल्ली के क्रिकेटर भी खेलते थे, प्रकाश भंडारी, मनमोहन सूद, गुलशन राय वगैरह सारे उस वक्त इंडिया खेलते थे। तो इनके साथ रहने में ना एक बड़ा जर्नी मिली, नॉलेज मिला। और फिर जब मैं कोर्स करने गया ना 61-62 में, उस वक्त पता हमारे सीनियर कौन थे? एजी राम सिंह, कृपाल सिंह मिल्खा सिंह के फादर एजी राम सिंह। एक मिस्टर कार्तिक बोस थे कलकत्ता से, he was the known person in the entire east as a coach। और तीसरे थे मिस्टर ईबी आयवारा जो हैदराबाद से थे। और मिस्टर आयवारा के लिए लोग ये कहते हैं, अभी तक मुझे कंफर्म न्यूज़ है बिल्कुल, कि वो एक ही बैट से 25 साल क्रिकेट खेले हैं। वो बैट अभी भी म्यूजियम में रखा हुआ, उन्होंने कोई कोना नहीं टूटा उसका। तो उन्होंने मेरे को एक दफ़ा क्रिकेट खेलते खेलते बताया कि आप बैट यहाँ रखते हैं, आप इसको यहाँ रखो। फिर मैंने उनकी बात को फॉलो किया, लाला अमरनाथ से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मेरे को एक दफ़ा बताया कि आपकी गेंद ब्रेक तो बहुत होती है लेकिन आपका गेंद सीधा नहीं जाता गुलाम अहमद की तरह। फिर मैंने उनसे वो सीखा, लेकिन उन्होंने एक एक बार बता दिया। वो कोई दे वर नॉट रेगुलर कोचेज, लेकिन सुनने के बाद सीखना तो लड़के का काम है ना। या तो सुन के इधर से इधर निकाल दो या फिर उसको अमल करो। तो मैंने तो जितना उन्होंने सिखाया उस पर अमल किया। ऐसे फिर जब मैं 5 साल जोनल कोच रहा ना, तो मैं सारी स्टेटों में जाता था, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये चारों 5 स्टेटों में मेरे को 2 असिस्टेंट कोच मिलते थे। तो मैं क्या करता था, 5 दिन तो जो मैं कहता था वो करवाते थे, लेकिन एक दिन मैं उनके ऊपर छोड़ देता था कि आज यू डू, या भाई आप भी कोच है, आप अपने आप करो। फिर वो जो कराते थे मैं देखता था, वो मैं सीखता था उनसे। वो फिर अगले कैम्प में जाके मैं उसको मैं इम्प्लीमेंट कर देता था। तो दिस इज हाउ my knowledge became little richer than other coaches because I have learned from coaches. मैंने ये नहीं सोचा कि मैं सबसे बड़ा कोच हूँ, मुझे सीखना कुछ नहीं। I am prepared to learn even today and I'm learning. अच्छा, जो बहुत लोगों को पता नहीं है कि लाला अमरनाथ कौन थे, तो लाला अमरनाथ was the first Indian captain. Yes. Correct me if I'm wrong. And he was the first one to score a century in international cricket for India. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और महेंद्र अमरनाथ और सुंदर अमरनाथ के फादर हैं वो। हाँ, I think उन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सीरीज 1952 या 53 में हुई है। He was the captain of that series. बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, so मेरे ख्याल से काफी सारे ऑडियंस को पता नहीं होगा लाला अमरनाथ कौन थे। ये का तो मेरे को याद नहीं, पर दिस इज ट्रू। या लेकिन मेरा ख्याल 1935 में ऐसे करके कोई इंग्लैंड विजी ग्राम, मेरे को ये स्टोरी पता है कि इंडिया की टीम अब्रॉड गई तो लाला अमरनाथ वाज स्पेशली कॉल्ड, वन मैन हु फ्लेw up to the इंग्लैंड खेलने के लिए। वहाँ कोई डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम हो गई एंड ही वाज सेंट बैक स्पेशली बाय द सेंट्रल। ये स्टोरी तो किसी को भी नहीं पता होगी जो हमने नहीं, ये वो तो खुद ही सुनाते थे लाला जी। तो सर जैसे अब अगर क्रिकेट की बात करें, अब थिंग्स हैव चेंज, मतलब ओवर द पीरियड आईपीएल आने के बाद, T20 आने के बाद, तो अब जो यंग लोग हैं जो क्रिकेट खेलने आ रहे हैं, अब जो भी एकेडमी में खेलता है एक दिमाग में एस्पिरेशन तो रहता है कि इंडिया खेलना है। अब इंडिया खेलने के लिए आईपीएल भी खेलना पड़ेगा, हर चीज़ करनी पड़ती है उसके अंदर जो भी।
तो एज अ यंग क्रिकेटर जब हम 14, 15, 12, 13 साल के होते हैं, कैसे हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि हम ऐसे प्लेयर बन पाए जो आईपीएल भी खेल लें, T20 भी खेल लें, ओडीआई भी खेल लें और टेस्ट भी खेल लें? पता नहीं इस सवाल का जवाब आपको कैसे दूं। इसका ऐसे देता हूँ, देखो सब बच्चे पहली क्लास में स्कूल में आते हैं और सेम किताबें होती हैं। जब छठी सातवीं में भी जाते हैं ना, वही बुक साथ साथ चलती हैं। लेकिन 10th में जाके पीपल इलेक्ट सम सब्जेक्ट्स, कोई कॉमर्स ले लेता है, कोई आर्ट्स ले लेता है, कोई कुछ ले लेता है, ऐसे करके जब 12वीं क्लास कर लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर उनको फ्यूचर का सोचना बनता है कि मुझे MBBS करनी है, कि मुझे इंजीनियर बनना है, और कॉलेज में जाके उस तरह के सब्जेक्ट लेते हैं। दिस ऑल कम्स लेटर ऑन। लेकिन बेसिक है, 4 और 4 8 पहले भी थे, आज भी गिनती करोगे 4 और 4 8 ही मिलेंगे आप। 4 और 4 ना कभी 10 हुए ना कभी 9 हुए हैं। क्रिकेट का बल्ला उतना ही है, उतनी उसकी लेंथ है, बॉल की उतनी ही सर्कमफ्रेंस है, बॉल का रंग लाल है, ठीक है, बॉल का रंग सफ़ेद हो गया रात को खेलने के लिए, लेकिन फिर भी पीपल मेक सम डिफरेंस बिटवीन प्लेइंग विद द रेड बॉल एंड वाइट बॉल। तो ये बाद में आप क्या क्रिकेट डेवलप करते हैं। अब कीर्ति आज़ाद को मैंने ये थोड़ा सिखाया होगा कि तू जाके छक्के मार, इतने लंबे लंबे सिक्सर मारता है जिसका कोई जवाब नहीं है। सिद्धू है, उसके एक इंटरव्यू मेरे पास रिकॉर्ड पड़ी हुई है। हमने सिद्धू को ये जब कभी ऊंचा मारता था डांट खाता था, लेकिन बाद में उसने जाके टेस्ट क्रिकेट में खूब सिक्सर मारे। तो दिस आर डेवलपमेंट कम लेटर ऑन, दैट इज सेल्फ लर्निंग। कुदरत कुछ तो कोच देता है, कुछ माँ बाप देते हैं, लेकिन बहुत कुछ कुदरत देती है जिसको हम नेचर कहते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन हिज हाइट, हिज हैबिट्स, हिज वे ऑफ प्लेइंग, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। तो सर जैसे आपने ऐसे बोला कि लॉट डिपेंड्स ऑन कुदरत एज वेल, आपके सेल्फ नेचर, आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपके पेरेंट्स कैसे हैं। सो जो आपने इंटरनेशनल क्रिकेटर कीर्ति आज़ाद का नाम लिया, काफ़ी लोग जानते नहीं तो वर्ल्ड कप प्लेइंग स्क्वाड का पार्ट थे वो, नवजोत सिंह सिद्धू का आपने नाम लिया, अजय जडेजा आपके यहाँ खेले हैं, मुरली कार्तिक आपके यहाँ खेले, सब तो इन लोगों में क्या डिफरेंस था? एकेडमी में हज़ारों लड़के खेलते थे, क्या ये एक डिफरेंस था। देखो एक क्लास में मैं हाँ सुखी, इसको यार थोड़ा वो कर दे। कोई दिक्कत नहीं, सॉरी, नो वरी सर। तो सर लाइक आई स्टडी लॉट ऑफ क्रिकेटर्स बिकॉज हमें क्रिकेट से लगाव भी है और एक तरीके का सीखने का मन भी करता है। तो आई हैव हर्ड लॉट ऑफ इंटरव्यूज, लाइक बिशन सिंह बेदी इंडियन क्रिकेटर रह चुके हैं, उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि जब से T20 क्रिकेट आना स्टार्ट करा है, क्रिकेट का जो एक्चुअल एसेंस है वो डाइल्यूट होते जा रहा है, या जो एक्चुअल क्रिकेट है वो खोता जा रहा है। सर इसमें आपके क्या व्यूज़ हैं? मतलब देखो जी, आप जज में खुद क्रिकेटर हैं ना, एक जजमेंट कर लो कि हमारी एकेडमी में जो बच्चे, चाहे वो बड़े हैं चाहे छोटे हैं, हम कोई टूर्नामेंट भी दिल्ली का या कहीं का भी इन्विटेशन आता है 20 ओवर का खेलते ही नहीं है। एक पॉलिसी बनाई हुई है, जो कोई इन्विटेशन आता है उसको लिख देते हैं, तो पॉलिसी मैटर, वी डोंट पार्टिसिपेट इनटू T20 एट ऑल। क्यों? वो क्रिकेट है इंडिपेंडेंट खेलने के लिए, खाली मारना ही है, लेकिन क्रिकेट तो वो नहीं है। क्रिकेट का जो मज़ा टेस्ट में है, ये जो आपने पॉली उमरीगर या जिन लोग सुनील गावस्कर या रवि शास्त्री को देखा होगा, उनको पता, वो माफ़ करना मैं क्रिकेट का कोच हूँ। मेरे घर में 2 टिकटें आई हुई है, परसों की बड़ी, आज सुबह मैंने किसी को दी हैं, मैं देखने नहीं जाता उसको। भाई वो हिटे मारी जा रहे हैं, हम देखी जा रहे हैं, तालियां बजाए जा रहे हैं, ठीक है, पीपल आर एंजॉयिंग इट। एंटरटेनमेंट भी बड़ी ज़रूरी है, पैसा आ रहा है, क्रिकेटरों को उनकी लाइफ इजी हो रही है, उनकी लाइफ कंफर्टेबल हो रही है, हमें उससे कोई नुकसान नहीं, लेकिन हमने तो बेसिक वर्क करना है। आई बिलीव कि लड़कों को जो बेसिक्स होने चाहिए उनके ना, वो बहुत अच्छे होने चाहिए। आई ओनली बिलीव इन बेसिक्स, हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। 10 बजे का टाइम दिया तो 9:45 ही पहुँचना है। 10 बजे पहुँचने वाले को भी हम समझते हैं लेट ही है,
मैं इनसे वही कह रहा था, मैंने कहा 3:45 पहुँचे तो लेट पहुँचे सर के हिसाब से, क्योंकि मुझे याद है हम लोगों ने बहुत डांट खाई है आपसे इस चक्कर में। तो दिस वाज इट सर फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग आवर क्वेश्चंस। एंड आपकी स्टोरी सुन के इतना अच्छा लगा, बिकॉज मैं साथ बहुत देखा है मैंने आपको, साथ बहुत बात तो नहीं कर पाया था तब, मैं बहुत छोटा था और आप भी बिजी रहते थे, लेकिन आज मैंने आपकी स्टोरी पहली बार आमने सामने सुनी है। सो इट्स रियली इंस्पायरिंग फॉर अस एंड दिस इज अ वेरी ग्रेट टाइम दैट वी हैड विद यू। एंड सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड नमस्कार सर, सत श्री अकाल, थैंक यू।